डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस, जो अब गूगल के स्वामित्व में है, ने एआई को मूल रूप से डेटा और जानकारी को ज्ञान में बदलने के रूप में समझाया। और मुझे यह परिभाषा पसंद है क्योंकि यह वास्तव में यही करती है। यह गहन शिक्षा और मशीन लर्निंग है। यह इंसानों की तरह सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि शून्य और एक के सरल डेटा और संरचना को किसी प्रकार के ज्ञान में बदलने के बारे में है। मशीन अवलोकन करती है। उदाहरण के लिए जीपीटी चैट 1 ट्रिलियन वाक्यों का अवलोकन करती है। यह जानता है कि सबसे तार्किक अगला शब्द या अगला वाक्य कौन सा है, और यह तर्क, द्विआधारी तर्क या सरल तर्क के आधार पर उत्तर देता है। तो मशीन को पता है कि अगला शब्द क्या है, और यह कई मायनों में एक फैंसी तोते की तरह है। यह एक उत्तर के साथ वापस आता है और यह बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जाता है। यह द्विआधारी तर्क वास्तविकता को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वास्तविकता द्विआधारी नहीं है। यह सिर्फ शून्य और एक नहीं है, और मशीन केवल उस डेटा को समझती है जो उसे प्राप्त होता है, डेटा सेट। तो मशीनों के पास जो ज्ञान है वह द्विआधारी ज्ञान है, सरल ज्ञान है, और आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई दवा का निर्माण कर रहे हैं, तो आप संख्याओं के संयोजन के 1 ट्रिलियन परीक्षण चलाने के लिए मशीन प्राप्त कर सकते हैं, और यह पहले से कहीं अधिक तेजी से एक नई दवा फार्मूला लेकर आएगी। हवाई यातायात नियंत्रण या महामारी नियंत्रण या उस प्रकार की संख्या आधारित चीजें, तो वह मूलतः संकीर्ण बुद्धि मानी जाती है। उदाहरण के लिए, मशीन शतरंज खेल सकती है, शायद चल भी सकती है, लेकिन कार नहीं चला सकती। यह बुद्धिमान सहायता का पहला स्तर है, IA। और इसका मतलब है, उदाहरण के लिए व्यवसाय में हम मशीन से एक जटिल मुकदमे के बारे में बहुत सारी गणनाएं करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, दुनिया भर के सभी मुकदमों को समान संख्याओं के साथ देखें, मुझे तुलना दीजिए और संख्याएं दीजिए। हालांकि समस्या यह है कि मशीन ये नहीं जानती कि कौन सी जानकारी सटीक या सत्य है या कौन सी नहीं। ये सिर्फ इतना जानता है कि इसमें कितना हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि मैं अपने ब्लॉग में अन्य लोगों के काम के बारे में बोलता हूं और मैं उल्लेख करता हूं कि उनके पास PhD है, और अगर मैं ऐसा 500 बार करता हूं, मैं अन्य लोगों के बारे में बोलता हूं, तो उसे पता नहीं चलेगा कि यह मैं नहीं हूं, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूं। मशीन को अंतर नहीं पता, क्योंकि मैं उद्धृत कर रहा हूं। आप मान लेंगे कि मेरे पास PhD है, और इसे मतिभ्रम कहा जाता है। तो मशीन अनिवार्य रूप से सामान बना रही है, क्योंकि यह सबसे तार्किक है, लेकिन यह अभी भी गलत है। उदाहरण के लिए, कई मशीन लर्निंग सिस्टम गणित में बहुत खराब हैं, क्योंकि वे विभिन्न क्रमों में संख्याओं का अर्थ नहीं समझते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अधिकांश व्यावहारिक अनुप्रयोग वास्तव में IA, बुद्धिमान सहायता के बारे में है। और वह एक ऐसी मशीन है जो आपको बताती है कि उपकरण के कितने टुकड़े वहां हैं, वे कब टूटने वाले हैं, आपको कब रखरखाव की आवश्यकता है, इस तरह की बुनियादी चीजें। लेकिन यह आपको नहीं बताएगा, उदाहरण के लिए, कौन सा व्यक्ति नौकरी के लिए अच्छा है या नहीं, क्योंकि यह केवल डेटा, स्नातक तिथि या डिग्री देख सकता है, लेकिन यह और कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि यह उस डेटा को नहीं जानता है। बुद्धिमान सहायता, और यह अधिकांश अनुप्रयोगों में से 98% की तरह है, और वे बहुत शक्तिशाली हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय उद्योग में काम करते हैं, तो आप इस प्रणाली का उपयोग निवेश को सत्यापित करने, उचित परिश्रम, कमोडिटी कार्य करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप शायद कुछ मामलों में 4 या 5 गुना तेजी से काम कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपको प्राप्त जानकारी सही है या नहीं। इसलिए कार्यक्रम के संदर्भ में इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हम अभी भी वही हैं, हम सिर्फ कमोडिटी का काम कम कर रहे हैं। अब भाग 2, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है। जब मशीन केवल द्विआधारी समझ से परे जा सकती है, तो यह संभवतः चीजों का अनुमान लगा सकती है। निष्कर्ष ये है, और इसे ही तर्क कहते हैं। मनुष्य सर्वोत्तम रूप से यही करता है। तर्क का मतलब है कि आप जानकारी से चीजें घटा देते हैं। यह ऐसा है जैसे आप जानते हैं जानकारी केवल 0 और 1 है, लेकिन आप जानते हैं कि जब आप इसे एक साथ रखते हैं तो इसका एक निष्कर्ष होता है। इसमें कुछ प्रकार की कटौती है जो आप करते हैं, चाहे वह अंतर्ज्ञान हो, कल्पना हो, गणना हो, लेकिन यह एक मिश्रण है। ठीक है, अब हमारे पास मशीनें हैं जो कटौती कर सकती हैं। तो वे कहेंगे, ठीक है, अगर फेसबुक पर आपके 500 मित्र चरमपंथी हैं, तो कटौती की जानी है, और इसलिए मशीनें उससे अधिक स्मार्ट हो सकती हैं। और स्तर 3 कृत्रिम सामान्य बुद्धि होगा। यह एक ऐसी मशीन है जो किसी भी और सभी लागू सार्थक काम में इंसानों से आगे निकल सकती है। और निस्संदेह यह सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि एक बार हमारे पास यह हो जाने पर हमारे पास मशीनें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। तो ये 3 स्तर हैं जिनके बारे में हमें बात करने की जरूरत है।
पहला वास्तव में पिछले 50 वर्षों का था, जहां एआई में गहन शिक्षण और मशीन लर्निंग मूल रूप से डेटा जानकारी को ज्ञान बनाने और डेटा जानकारी को और अधिक डेटा बनाने के बारे में था। तो आपके पास एक मशीन है जो उदाहरण के लिए किसी कारखाने के ट्रैकिंग रिकॉर्ड को पढ़ सकती है और फिर यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि मशीन कितने समय तक चलेगी, इसमें कितना समय लगेगा। आप जानते हैं, अधिक डेटा बनाएं मूल रूप से, और मशीन डेटा को पढ़ने और अधिक डेटा बनाने में सक्षम होगी। यह वास्तव में लंबे समय तक सच था, और अब चैट जीपीटी के साथ हम बड़े शिक्षण सिस्टम एलएलएम में पहुंच गए हैं जो मूल रूप से डेटा से सामग्री बना रहे हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूं और एक प्रश्न पूछ सकता हूं और मशीन सामग्री बनाकर उसे गूगल पर स्वतः पूर्ण की तरह डालकर उत्तर दे सकती है, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली और बहुत विश्वसनीय लगती है क्योंकि इसमें 1 ट्रिलियन रिकॉर्ड है। वह दूसरा चरण है। तीसरा वह है जब हम वह डेटा लेते हैं और सामग्री बनाते हैं, लेकिन हमारे पास अंतरक्रियाशीलता भी होती है। एआई एक अन्य इंसान की तरह, एक सहायक की तरह होने का दिखावा कर सकता है और यह बोल सकता है, जो एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अब एआई केवल संख्याओं को नहीं देखता है, यह सिर्फ चीजों को नहीं पढ़ता है, यह सिर्फ पाठ नहीं भेजता, यह बोलता भी है। और अब निस्संदेह हमारे पास प्राकृतिक भाषा की समझ और पहचान है, जहां मशीन उस आवाज में बात कर सकती है जो मैं चाहता हूं। तो ये हो सकता है, आप जानते हैं, स्कारलेट जोहानसन, या ये कुछ भी हो सकता है ना? या मैं, बिल्कुल। अब मैं मशीन से ऐसे बात कर सकता हूं जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो। निसंदेह इसमें रोबोट भी शामिल हैं, जैसे कि वे व्यक्ति हों, और वे 1 ट्रिलियन वाक्यों के अपने बड़े डेटाबेस में जाएंगे और एक अच्छा उत्तर लेकर आएंगे जो बहुत भ्रमित करने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे यह लगभग मानव है, लेकिन यह अभी भी सिर्फ एक मशीन है। लेकिन अंतरक्रियाशीलता वह है जहां हम आगे जा रहे हैं। इसलिए हम मोबाइल फोन या कंप्यूटर का उपयोग नहीं करेंगे, हम अपनी कलाई घड़ी का उपयोग करने जा रहे हैं, और हमारे पास एक छोटा सा बटन, एक पिन, और हम अगले 2 या 3 वर्षों में वहां जा रहे हैं ताकि हम एआई से बात कर सकें, जैसे आप विज्ञान कथा फिल्मों में देखते हैं, जैसे हर और अन्य, जहां यह लगभग एक वास्तविक व्यक्ति की तरह है। और ऐसी कंपनियां हैं जो उसी क्षमता वाले रोबोट बना रही हैं, जैसे सोफिया और अन्य, आप जानते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं। मूलतः मानव के अवतार, डिजिटल मानव। इसलिए जब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं तो अंतरक्रियाशीलता का मतलब है कि मैं बहुत भ्रमित हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपने सहायक से ऐसे बात कर सकता हूं जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो जो मेरे लिए काम करता हो, मेरे वास्तविक सहायक की तरह। और वह सहायक मेरे बारे में सब कुछ जानेगा और सवालों के जवाब देगा, जैसे मैं सुबह 2 बजे रियो डी जनेरियो कैसे पहुंचूंगा, और इस तरह की सभी व्यावहारिक चीजें। और इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। मूल रूप से अपने सहायक को अधिकार देना। उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं, सबसे अच्छा होटल चुनें, मेरे लिए मूवी टिकट ढूंढें, पिज्जा ऑर्डर करें, मेरा आहार बनाएं, मेरा अभ्यास कार्यक्रम निर्धारित करें। मुझे लगता है कि सरल कार्य लेकिन तेजी से जटिल होते जा रहे हैं। तो अभी हम जो देख रहे हैं वह यह है कि मूल रूप से हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूर के नियम की तरह हर 18 महीने में नहीं, बल्कि हर 9 महीने में बढ़ रही है। तो यह है पागलों की तरह छलांग लगाना। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2030 तक हमारे पास ऐसी मशीनें होंगी जिनमें सभी मानव मस्तिष्कों की संयुक्त बुद्धि होगी और सभी मानव मस्तिष्क का सारा डेटा जो भी उपलब्ध है, ताकि उत्तर बहुत जटिल और बहुत वास्तविक हो सके। लेकिन समस्या अब भी वही है कि सत्य पर कोई जोर नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह गणितीय है। इसका मतलब क्या है, इसकी कोई समझ नहीं है। यह सिर्फ डेटा में बदल गया है। अंतरक्रियाशीलता, कल्पना कीजिए कि अब से 3 साल बाद आपके भारत में चुनाव है। आपके पास 700 मिलियन भारतीय हैं जिनके पास एआई है, जो मूल रूप से मुफ्त या लगभग मुफ्त है। वह प्रश्न पूछ सकता है और कह सकता है, आप जानते हैं मुझे किसे वोट देना चाहिए। और फिर मशीन कहती है, आपके अतीत और आपके इतिहास की तुलना में स्पष्ट रूप से यह व्यक्ति आदर्श है, किसी को वोट देने के लिए प्रेरित करें। और ऐसा ही होगा। और इसलिए इसके बारे में कई बेहतरीन बातें हैं। उदाहरण के लिए, शायद अब हम जटिल चीजों को वास्तव में समझे बिना भी समझ सकते हैं। हम सिर्फ परिणाम जानते हैं। साथ ही उन लोगों के लिए जिनके पास ऐसी नौकरियां हैं जिनके लिए ग्राफिक डिजाइन जैसी प्रशिक्षण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, अब आप सभी चरणों से गुजरे बिना फैंसी ग्राफिक डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं। यहां तक कि मैं फैंसी कार्यक्रमों के साथ कला भी बना सकता हूं। और फिर इससे कुछ बुरी चीजें भी हो सकती हैं और हम पूरी तरह से अनधिकृत हो जाते हैं। इसलिए हम अब और नहीं देखते, हम अब सवाल नहीं पूछते,
हम सब कुछ सौंप देते हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ा है। यदि अभी प्रश्न है तो इन सब के बारे में अच्छी बात यह है कि प्रौद्योगिकी हमें और अधिक शक्तिशाली बनाती है। ये हमें और अधिक उपकरण देता है। हम एक तरह से सुपर ह्यूमन नहीं बल्कि सुपर टूल बन जाते हैं। और इसलिए एक व्यक्ति जिसने 3 महीने तक ग्राफिक डिजाइन किया है, वे अब वही काम किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में कर सकते हैं जो एआई से पहले 2 साल तक कर चुका है। और जिस व्यक्ति ने 10 साल किए हैं, अब वे वास्तव में महान हैं क्योंकि वे अन्य सभी चीजें भी कर सकते हैं। तो यह हमें अधिक अधिकार, अधिक शक्ति देता है। ये अच्छी बात है। कई मायनों में यह हमें तेज, अधिक कुशल बना सकता है। कुछ लोग पहले से 4-5 गुना ज्यादा कहते हैं। इसलिए यदि आपका काम बहुत तार्किक है तो पैरालीगल कहें, या कानूनी कार्य, या आप अनुबंधों की जांच कर सकते हैं। आप आधे घंटे में 10 लाख अनुबंधों की जांच कर सकते हैं। लेकिन आपको अभी भी निर्णय लेने की आवश्यकता है, तो वह भाग अधिक कठिन है। जैसा कि आप कह सकते हैं, यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो आप प्रत्येक डेटाबेस की जांच कर सकते हैं और 97% संभावना प्राप्त कर सकते हैं कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वह निम्नलिखित समस्या है। पहले की तुलना में बहुत अधिक जब आप गूगल कर रहे थे, लेकिन आपको अभी भी सत्यापित करने की आवश्यकता है। तो अच्छी बात यह है कि हमें जानकारी जल्दी मिल सकती है। यह हमें अधिक शक्ति देता है। यह हमें तेज बनाता है। यदि हम अब उस लाभ को लेने में सक्षम होते और इसे एक ऐसी संरचना में बदल देते जहां शायद हम कम काम करते क्योंकि हम तेज हैं, या हमें अधिक भुगतान मिलता है क्योंकि हम तेज हैं, या हमारे पास नया काम है क्योंकि हम तेजी से काम कर सकते हैं, वे सभी चीजें अच्छी हैं। लेकिन इसमें बुरा क्या होगा अगर मेरी कंपनी जिसके लिए मैं काम करता हूं, मान लीजिए कि टी मोबाइल या वोडाफोन, कहती है ठीक है, ये सभी लोग 4 या 5 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं अन्य लोगों को निकाल देता हूं। क्योंकि जीआरडी 4 गुना तेजी से काम कर रहा है, इसीलिए मुझे दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा हर जगह होता है तो हमारे सामने एक बड़ी सामाजिक समस्या है क्योंकि हमने कार्यबल कम कर दिया है। मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से अच्छा है क्योंकि यह गति और दक्षता और जीडीपी और अन्य सभी चीजों को बढ़ाता है। तो यह अच्छा है, हमें अधिक शक्ति देता है। इसलिए अतीत में जब भी हमारे पास अधिक शक्तिशाली उपकरण होते थे, हमारे पास बेहतर काम करने वाले अधिक लोग होते थे। ग्राफिक डिजाइन की तरह आप इसे कागज पर रखते थे और यह जटिल है। और अब यह सब कंप्यूटर के साथ है। आपके पास अधिक लोग हैं जो अधिक काम करते हैं, अधिक लोगों को भुगतान मिलता है। मूलतः हर कोई बेहतर स्थिति में है। और अब आपके पास साइबेरिया में एक ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है जो इंटरनेट के माध्यम से काम करता है। यदि आपके पास अधिक है, हर जगह कृत्रिम बुद्धि, हमें शायद ऐसा महसूस ना हो कि अब हम इसे नियंत्रित कर रहे हैं। तो परिणाम कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम नहीं समझते हैं। उदाहरण के लिए, चिकित्सा संबंधी मुद्दों में, यदि आपके पास एक ऐसी मशीन है जो 50 मिलियन एमआरआई स्कैन पढ़ती है और यह कहता है ये कैंसर है, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं 50 लाख एमआरआई स्कैन नहीं पढ़ सकता, तो क्या मैं मशीन पर सवाल उठाऊं? क्या मुझे इस पर विश्वास है? क्या मैं मशीन से कहूं कि यह झूठ बोल रही है, या क्या यह वास्तव में सटीक है? तो यह भ्रामक है। इसलिए मुख्य रूप से एआई में हमारी समस्या है कि यह एक ब्लैक होल समस्या है जहां सारी जानकारी जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे सत्यापित किया जाए। तो यह हमें प्राधिकरण से वंचित कर रहा है, हमें सत्ता की स्थिति से बाहर ले जा रहा है। तो इसका समाधान निश्चित रूप से एक संतुलन में निहित है ताकि हम प्रश्न पूछते रहें, हम बहुत आलसी ना हो। यदि हम बेहतर काम करते हैं तो हमें अधिक भुगतान मिलता है, हमारे पास अधिक सामाजिक न्याय है क्योंकि अधिक काम वितरित किया जाता है। समाधान ये नहीं हो सकता कि हम प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें इस भ्रम से छुटकारा पाना होगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करके हम खुद को बचा सकते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। ये अस्थायी है। आप जंगल में जा सकते हैं और कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाओ, और फिर जंगल में इंटरनेट है और ये हर जगह हो रहा है। और इसीलिए समाधान प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना नहीं होगा, हमें यह पता लगाना होगा कि इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए। सभी प्रौद्योगिकी की तरह बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक ऐसी मशीन है जो समझती है कि कैंसर का निदान कैसे किया जाए, आप किसी इंसान को कमरे में नहीं रखेंगे और मशीन जांच करके कह देगी आपको कैंसर है। यह मानव के लिए अच्छा समाधान नहीं होगा। इसलिए हमें उस जानकारी का उपयोग करने का एक तरीका ढूंढना होगा ताकि इसे मनुष्यों के लिए अभी भी अच्छा बनाया जा सके। इसलिए उस दिशा के बारे में सोचना बहुत जरूरी है।